मेरे प्यारे ऊर्जावान साथियों, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद जीएस में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, कंपटीशन के हर एक टॉपिक पर हम बहुत सरल से वीडियो लाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप अपने तैयारी को मजबूती दे सकें। इसी के कड़ी में, जैसा कि पिछले वीडियो तक मैं बात किया था कि भारतीय संविधान के बारे में चर्चा चल रहा है। इसमें पिछले वीडियो तक मैं बताया था राज्य के नीति तत्व हुआ था, उसके बाद मौलिक कर्तव्य पर बात किए थे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं संविधान के भाग 5। संविधान के भाग 5 जो है ना, वो किस चीज से रिलेटेड है? तो वह है संघ से रिलेटेड। संविधान का भाग 5 जो है ये संघ से रिलेटेड है। ओके, और इस संघ में क्या क्या पढ़ना है, यह बहुत बड़ा भाग है ना। आप देख रहे होंगे अनुच्छेद जिसको आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक इसमें आते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा भाग है। ओके, यह भाग कई भागों में विभक्त है ना। सबसे पहले इसमें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है, जिसमें 52 से लेकर के 78 तक के राष्ट्रपति का उल्लेख है, अनुच्छेद 52 से 78 तक। ओके, उसके बाद संसद के बारे में है, 79 से 122 तक आपको संसद के बारे में है। इस संसद में हम लोग लोकसभा राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय इसी में आते हैं, जो आपको 124 से लेकर के 147 तक अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ओके, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी इसी में आते हैं, जिसमें आपको 148 से 151 तक है। ओके, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं उसका आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, विशेष राष्ट्रपति के बारे में हम लोग समझेंगे। ये राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तभी जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, ये राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है 52 से लेकर के 78 तक है। लेकिन राष्ट्रपति से सीधा अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये टोटल राष्ट्रपति का अनुच्छेद नहीं है ना, ये रिलेटेड है। ओके, अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये आप 52 से लेकर के 62 तक जो अनुच्छेद है वो है राष्ट्रपति के बारे में पूरी तरह से राष्ट्रपति। ओके, उसके बाद आपको 63 से लेकर के 71 तक जो अनुच्छेद हैं वो उपराष्ट्रपति के बारे में है, उपराष्ट्रपति के बारे में। ओके, और उसके बाद आपको 72 से लेकर के 70 तक ही होगा। 72 जो अनुच्छेद है ये भी राष्ट्रपति से रिलेटेड है। उसके बाद 73, 74, 75 जो अनुच्छेद है ये आपको कार्यपालिका से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में है ना, प्रधानमंत्री के बारे में। 76 जो अनुच्छेद है ये हम लोग पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी। ठीक है, तो इसके बारे में, यानी कि हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 52 से लेकर के 62 तक और 71 से लेकर के 72 तक अनुच्छेद। ओके, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को ही इंडिकेट करता है। तो आइए 1 by 1 देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, ओके, इस चीज को मिटा देता हूं। देखिए, अगर आप यहां देखेंगे अनुच्छेद 52, ठीक है, अनुच्छेद 52 की बात करते हैं। 52 अनुच्छेद, आर्टिकल 52 जो है ये क्या कहता है जी? ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये बात करता है भारत का ये राष्ट्रपति होगा। इसमें अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है इसमें शैल का प्रयोग करता है, इट शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये शैल का मतलब हो गया कि अनिवार्य रूप से होगा, है ना, यानी कि ये है आपको अनिवार्य रूप से होगा। ठीक है, यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति होगा वो अनिवार्य होगा, समझे, यानी कि होगा ही होगा। राष्ट्रपति भारत में, राष्ट्रपति विहीन भारत नहीं हो सकता। ओके, राष्ट्रपति विहीन भारत नहीं हो सकता, इसलिए बात की चर्चा करता है। समझ गए? जैसे
राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति क्या होते हैं, राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए, है ना, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होता है तो उससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी इसी में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो भारत में होगा ही होगा, इस बात की बात किया है। ओके, देखिए इसी के बारे में और भी इसमें जान लीजिए कि राष्ट्रपति क्या होते हैं, तो भारत का प्रथम नागरिक होते हैं, प्रथम नागरिक। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। ओके, प्रथम नागरिक कहने का मतलब वरीयता क्रम में, वरीयता अगर हम देते हैं तो वरीयता क्रम में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। और इसके बारे में जान लीजिए तो राष्ट्रपति क्या संवैधानिक प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये संवैधानिक प्रमुख होने का मतलब क्या हुआ जी कि भारत में जो भी काम होंगे किसके नाम से होगा, सारा काम किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से होता। जैसे कोई व्यक्ति अगर विदेश गया, कोई भारत से कोई दूत जो है, राजदूत जो है विदेश गया, या प्रधानमंत्री विदेश गए, तो प्रधानमंत्री विदेश गए किसके नाम से, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। अगर विदेश मंत्री विदेश गए, है ना, हमारे विदेश मंत्री विदेश गए तो किनके नाम से, राष्ट्रपति के वो प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। ओके, तो संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ओके, आइए अगला आर्टिकल के बारे में हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 53। ठीक है, इसमें क्या कहता है जी, इसमें आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित होता है ना, क्या होता है, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, क्या होता है, राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। कार्यपालिका शक्ति का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हमारे देश में 3 प्रकार के पालिकाएं हैं। सरकार का अंग क्या है, 3 अंग है, एक होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक होता है विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो कार्यपालिका विधायिका क्या करता है, कानून बनाता है। ठीक है, न्यायपालिका न्याय देखता है और उस कानून को लागू कौन करता है, तो लागू करता है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो है इसकी जो शक्ति होती है, इसकी प्रमुख कौन होते हैं, ये किसमें निहित होता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसको स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ना इस पालन करते हैं। ठीक है, खुद ये देखिए, ये इस कार्य इस शक्ति का, कार्यपालिका शक्ति का खुद पालन प्रयोग कौन करते हैं, राष्ट्रपति करे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा ये करते हैं। समझ गए, तो ये हो गया 53। ओके, चंगन की बात करते हैं। ठीक है, 54 है ना, आर्टिकल 54 की बात करते हैं, इसको मिटा देते तब तक। ठीक है, आर्टिकल 54 क्या करता है, क्या ये आर्टिकल 54 जो है, देखिए आर्टिकल 54 ये क्या करता है, ये कहता है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करता है। और निर्वाचन मंडल के बारे में समझिए, देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं जी, हमेशा किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इससे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, है ना, इससे क्वेश्चन बन भी सकता है। देखो क्या होता है, निर्वाचन मंडल का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के वोट कौन देंगे, इस बात की बात करता है ये निर्वाचन मंडल। ठीक है, यानी कि कौन कौन वोट देंगे, ठीक है, कौन, है ना, ठीक है, कौन वोट देंगे, मत देता है। ठीक है, बताइए कौन, क्या भारत के हर एक लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मत देता है, तो नहीं देता, है ना। भारत के कौन कौन लोग मत देता है, इसके बारे में जानिए। कौन कौन मत देता है, तो पहला है लोकसभा, ठीक है,
और राज्यसभा, जिसको संसद कहते हैं, राज्यसभा, ठीक है, के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ओके। क्या लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, पहला। दूसरा और कौन देते हैं जी, है ना, तो भारत में जितना भी विधानसभा है, विधानसभा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ओके। और कौन होते हैं जी, है ना, तो ये राज्यों का निर्वाचित सदस्य, देखो अगर केंद्र शासित प्रदेश में अगर निर्वाचित विधानसभा है तो वो भी, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश के अगर विधानसभा है, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है, तो अगर उसका विधानसभा है, केंद्र शासित का प्रदेश का विधानसभा सभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, सदस्य याद रखिए। देखो कौन कौन देता है जी, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा यानी कि विधानसभा जितना भी 28 राज्य हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य देते हैं। और कौन देते हैं जी, केंद्र शासित प्रदेश, देखो जो केंद्र, हमारे यहाँ 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश में सभी में विधानसभा नहीं है, लेकिन जिसमें विधानसभा है वह क्या करता है, वह राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में शामिल होता है। आप बताएंगे भारत में किस किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, ये आपसे क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन क्या है, भारत के किस किस विधानसभा में केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब किस यूटी में, ना क्वेश्चन लिखते हैं आपको, किस यूटी में विधानसभा है, विधानसभा, ये आपका क्वेश्चन है, ये कमेंट में अवश्य दें, ठीक है। किस यूटी में विधानसभा मौजूद है, ओके। भारत में 8 यूटी है, उसमें तीन ही में विधानसभा है, तो किस में है ये आप बताएंगे, ओके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया केंद्र शासित प्रदेश, ये लोग ये क्या करते हैं, वोट देते हैं, ये निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, सब ध्यान देंगे इधर, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन जो होता है, कौन निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, क्वेश्चन ये हो सकता है, शामिल नहीं है, ओके। तो कौन कौन नहीं है जी, तो देखिए पहला कौन है, यहाँ देखिए लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल है, तब मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा लोकसभा, इसको एक शब्द में कह सकते हैं संसद, संसद में 2 सदन हो गया, राज्यसभा लोकसभा, तो संसद के मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य, ओके, है ना, संसद के मनोनीत सदस्य। विधान और क्या, विधानसभा की अगर बात करें हम लोग, विधानसभा के मनोनीत सदस्य ये सब भाग नहीं लेते हैं, है ना। अगर भारत में विधान परिषद भी है, कई राज्यों में विधान परिषद है, कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं क्या, है ना, विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं, के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। निर्वाचन मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, है ना, क्योंकि देखिए सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है, किस राज्य में, कुछ राज्यों में विधान परिषद है और कुछ राज्यों में विधान परिषद है। अगर विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे, विधान परिषद के सदस्य भाग लेंगे, तो वह राज्य जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है उसके साथ अन्याय हो जाएगा,
है ना, यानी कि समान रूप से हर एक राज्यों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया जाता है ना। ये किसके तहत है? अनुच्छेद, है ना, ये सारा जो कथा कहानी बताए हैं किस अनुच्छेद में बताए हैं? अनुच्छेद 54 में। ओके, अनुच्छेद 54 में, है ना। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख, अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में शामिल, अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति में, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। ओके, तो ये सभी हो गया राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। देखिए ये आपको राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल है, जबकि ये राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है। कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 55 के बात करते हैं 55, आर्टिकल 55 के बात करते हैं। ओके, तो समझिए क्या है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 है जो राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 55 क्या करता है? राष्ट्रपति के चुनाव के प्रक्रिया की बात करता है। चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के, है ना, निर्वाचन या चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया की बात करता है। ओके, ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है जी? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया ये है ना, कि ये क्या होता है? सबसे पहले जानिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है जी? देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखिए दो प्रकार के चुनाव होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। ध्यान से समझेंगे। प्रत्यक्ष क्या होता है? कि जिसमें भारत के हर एक जनता वोट देता हो। भारत में जितने भी जनता है, व्यस्क मताधिकार है, सभी लोग व्यस्क व्यक्ति वोट देते हैं, वो हो गया प्रत्यक्ष चुनाव। डायरेक्ट वोट देकर के हम एमपी को चुन लेते हैं, डायरेक्ट वोट देकर के हम विधायक को चुन लेते हैं, डायरेक्ट वोट देकर के मुखिया को चुनते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ये हो गया प्रत्यक्ष। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हमने चुन लिया विधायक को और वो विधायक चुनेगा राष्ट्रपति को, है ना। तो ये जनता डायरेक्ट रूप से नहीं वोट दे रहा है ना, जनता का प्रतिनिधि वोट दे रहा है, तो इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ओके, यानी कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुन रहा है। इसका मतलब है कि हमने जिसको चुन दिया वो चुन रहा है, इसका मतलब मेरा ही वोट जो है राष्ट्रपति को दे रहा है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट चुनाव। ओके, है ना। तो ये हो गया राष्ट्रपति का कैसा, कौन सा चुनाव होता है? प्रत्यक्ष। ठीक है, और क्या होता है जी? इसमें एक और शब्द आता है जिसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत। एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत ये क्या होता है जी? तो एकल संक्रमणीय मत होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, जो पूरे देश में समान हो, हर एक राज्यों के लिए समान, हर एक राज्य, हर एक विधायक, ठीक है, विधायक और एक सांसद, ठीक है, इन सभी में वैल्यू जो है बराबर हो, इसी को संक्रमणीय मत कहा जाता है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये समझिए बस एकल संक्रमणीय मत। ठीक है, ये होता है। ओके, है ना। समान अनुपाती, इसको एकल संक्रमणीय मत एवं समान अनुपाती भी कहा जाता है, समान अनुपातिक। ठीक है, ये याद रखेंगे, डायरेक्ट यही क्वेश्चन में ही आ जाता है। क्वेश्चन में पूछेगा किस तरह का होता है और ये ऑप्शन में आपको दिखेगा तो मार देना। बाकी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको कभी समझाएंगे। एक होता है वरीयता क्रम, वरीयता क्रम। ठीक है, वरीयता एक वरीयता होता है जिसमें राष्ट्रपति को देखिए कभी आप नहीं सुने होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव फिर से हो रहा है, समझे, या फिर ऐसा नहीं सुने होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति क्या किया कि राष्ट्रपति का सीट नहीं आ पाया इसलिए राष्ट्रपति नहीं बने, है ना। ऐसा चुनाव होता है, ये वरीयता क्रम का चुनाव कहा जाता है, जिसमें किसी न एक ही चुनाव में किसी न किसी व्यक्ति को, है ना, राष्ट्रपति योग चुन लिया जाता है। समझ गए? तो ये होता है वरीयता क्रम। वरीयता क्रम का मतलब जैसे कि कोई चार उम्मीदवार है, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो जो भी व्यक्ति अगर चुनाव में लड़ेंगे, जो भी व्यक्ति वोट दे रहे हैं, जो हमारे विधायक वोट दे रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? वरीयता क्रम देना होता है कि आप किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, समझे। तो उसमें देना होता है जैसे कि इसमें
अगर हम मान लिया हम इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो 1 नंबर इसको देंगे, इसको कम पसंद कर रहे हैं तो 2 नंबर देंगे, 3 नंबर देंगे, 4 नंबर देंगे। देखिए एक्चुअली में हम लोग जो वोट देते हैं, ठीक है, जनता जो वोट देता है प्रत्येक चुनाव में, वो जिसको वोट देना है उसी को केवल वोट देता है, लेकिन वरीयता क्रम में चारों को वोट देना होता है। समझ गए, चारों को, है ना। इसमें आपको बताना हो कि पहले हम इसको चुन रहे हैं, बाद में इसको, अगर ये ना बने तो ये बने, ये ना बने तो ये बने, ये ना बने तो ये बने, इस तरह का वोट देना होता है। समझ गए, तो इसी से एक बार चुनाव हो गया, और इसी से, है ना, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वोट आया, ठीक है ना, लेकिन अभी जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाया, तो सबसे कम वाला वोट को हटा दिया जाता है, उसके वोट को दूसरा नंबर पर दे दिया जाता है। तो उस तरह से ऐसे करते करते, है ना, ये चुनाव होते हैं, इसी को बोला जाता है वरीयता क्रम का चुनाव। ठीक है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसा जब चुनाव हो तो इस चुनाव में मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक बार में सिलेक्शन ना हो। समझ गए, जबकि आप सुने होंगे कि प्रधानमंत्री का चुनाव में सीट पूरा नहीं हो पाया तो फिर से चुनाव हो रहा है। मुख्यमंत्री का अगर कहीं चुनाव हो रहा है विधानसभा में तो उसका अगर पूरा बहुमत नहीं आ पाया तो फिर से चुनाव हो रहा है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ओके, तो इसी को बोला जाता है ना। एक और शब्द इसमें लिख सकते हैं, गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान, है ना, क्या होता है, गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान। ठीक है, यानी कि कोई भी वोट देंगे, है ना, तो वो गुप्त मतदान होगा। समझे, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति खड़ा हुआ सब लोग खड़ा कर रहा हम सपोर्ट कर, हम सपोर्ट, ऐसा नहीं होता है ना। क्या होता है, गुप्त मतदान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझे, ये हो गया चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया से इतना क्वेश्चन, है ना, काफी है ना, आपसे इतना से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है आपको 56। देखिए आर्टिकल 56 के बारे में लोग बात करते हैं। आर्टिकल 56, ठीक है। ओके, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 क्या करता है जी, ये कहता है, 56 कहता है कि पदावधि की बात करता है, राष्ट्रपति का पदावधि। ठीक है, टाइम पीरियड, राष्ट्रपति का पदावधि की बात करता है। पदावधि मतलब कितना साल तक राष्ट्रपति रहेंगे। ओके, तो राष्ट्रपति रहेंगे ये कितना है, 5 वर्ष। जिस समय से राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो उसके बाद 5 वर्ष तक वो शासन में रहेंगे। ठीक है, ओके, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक रहेंगे। और क्या होता है कि राष्ट्रपति है ना, अगर त्याग पत्र दे दे, ऐसा होता है कि बीच में भी तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र दे सकते हैं, है ना, तो राष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकते हैं, है ना, राष्ट्रपति अस्वस्थ हो सकते हैं। समझे, तो इस दौरान कौन राष्ट्रपति क्या होगा, समझ गए, है ना। तो ये जो होता है पदावधि 5 वर्ष का होता है। अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे रहे हैं, त्याग पत्र, ठीक है, या फिर अस्वस्थ हो गए, ठीक है, इस तरह के कुछ हो गए, राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, समझे, मृत्यु हो गया, है ना, मृत्यु भी हो सकता है, राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया। ठीक है, तो इस दौरान क्या होते हैं, तो इस दौरान उपराष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। क्या बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो कब तक, है ना, क्या जो समय बच रहा है तब तक तो नहीं, ये केवल 6 माह के लिए, 6 माह के लिए, ये 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेंगे। अगर उस समय ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि उस समय राष्ट्रपति का पद खाली, उपराष्ट्रपति नहीं हो, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो, ऐसा हो सकता है ना। उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली है, उस राष्ट्रपति का पद अगर खाली है ना, तो पद खाली है तब कौन बनेंगे जी, तो बनेंगे CJI, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी पद खाली है तो, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश क्या बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। ओके, कोई दिक्कत है ना, ये बनेंगे। ओके, ये हो गया आर्टिकल हम लोग 56 के बारे में देखे। ये टाइम पीरियड की बात करता है। राष्ट्रपति, है ना, कितने अनुच्छेद आर्टिकल 57 की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पूर्ण निर्वाचित होंगे कि नहीं, है ना, इसकी बात करता है पूर्ण निर्वाचन के बाद, निर्वाचन। ठीक है, पूर्ण निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति, अगर कोई राष्ट्रपति एक बार समय के अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है तो फिर वह चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है,
है ना। तो भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है ना, जितना बार चाहे तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, है ना। तो जितना बार चाहे उतना बार चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे कि आप अगर अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में एक व्यक्ति है जो 2 ही टर्म पूरा कर सकता है चुनाव राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन यहाँ है ना, जितना बार चाहे उतना बार पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। कुछ विशेष परिस्थिति, कुछ राजनीतिक परिस्थिति ऐसा बन जाता है कि लोग एक ही बार राष्ट्रपति बनते हैं, दूसरी बार नहीं बन पाते हैं, समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं सकते, ओके, है ना। हमारे राष्ट्रपति 2 बार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हैं, समझे, लेकिन उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं आया है जो लगातार 2 बार रहे हो, ओके। तो ये पूर्ण निर्वाचन की बात करता है, ओके। उसके बाद आर्टिकल, अगर अगला आर्टिकल को देखें, है ना, तो ये है आपका आर्टिकल 58 क्या कहता है जी, 58 आर्टिकल कहता है, ये आपको योग्यता की बात करता है कि राष्ट्रपति कौन बनेंगे, ठीक है ना। ये योग्यता की बात कर रहा है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होगा राष्ट्रपति के लिए। योग्यता की जैसे ही बात करते हैं तो योग्यता कौन होगा जी, 2-3 चीज योग्यता में जान लीजिए, है ना, कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वह भारत का नागरिक, ठीक है। देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो जन्मजात हैं, यानी कि यही जन्म लिए हैं, जन्मजात, है ना, और एक नागरिक ऐसे होते हैं जो देशीकरण यानी कहने का मतलब है कि कोई विदेश में जन्म लिए और भारत में आकर के नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो उसको भी हम लोग नागरिक कहेंगे। तो ये दोनों नागरिक भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, ओके। चाहे जन्मजात हो या किसी तरह से वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया है, तो वह दोनों प्रकार के नागरिक जो है चुनाव लड़ सकता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है अमेरिका का जो अमेरिका में जन्म लिया हो, ओके। लेकिन भारत में क्या है, भारत में जन्म लिया हो या विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया हो, वह भी राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति बन सकता है, ओके। दूसरा क्या है जी, है ना, वह 35 वर्ष का उम्र पार कर चुका हो, 35 वर्ष का उम्र पार कर चुका हो, 35 वर्ष उम्र हो चुका हो, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ओके। और क्या है योग्यता जी, इसका योग्यता यह है कि लोकसभा के सदस्य, ठीक है, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। मतलब लोकसभा सदस्य होना जरूरी नहीं है, बनने की योग्यता रखता हो, है ना, इसकी जरूरत है, ओके। लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, ओके। चौथा क्या कहता है जी, है ना, चौथा कहता है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना होने का मतलब है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी नौकरी में वह व्यक्ति नहीं हो, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति मंत्री है ना, विधायक है ना, सांसद है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ठीक है, उपराष्ट्रपति है, समझे, उपराष्ट्रपति है ना, या राज्यपाल है, ठीक है। तो ये सब जो पोस्ट हैं, इसे लाभ का पद नहीं माना जाता है, लाभ का पद नहीं माना जाता है, ये सब लाभ का पद में नहीं आते हैं। लाभ के पद में कौन आते हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो पोस्ट बनाए जाते हैं, उसमें कहीं कोई नौकरी कर रहा हो, वह व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं आते हैं, वह व्यक्ति लाभ के पद पर आते हैं। जबकि मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, एमपी हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, इस तरह का लगभग 50 से अधिक पद ऐसे हैं जिसको लाभ के पद नहीं माना जाता है, ओके। तो ये सब बन सकते हैं। जबकि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो, IAS ऑफिसर हो, कुछ और हो, है ना, तो आपको अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, ओके, है ना। एक और ये चलता है, हमेशा सबके लिए चलता है कि वह पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो,
है ना, पागल ना हो, ऐसा पागल नहीं होना चाहिए, पागल ना हो, पागल होगा तो कोई व्यक्ति को चपरासी भी नहीं बनाएगा, है ना। तो पागल या दिवालिया का मतलब होता है बैंक करप्ट, ठीक है, यानी कि बैंक से कर्जा ले लिया हो और वह दे नहीं पाया हो, ऐसा व्यक्ति ना हो राष्ट्रपति के लिए। ओके, तो ये सब कुछ योग्यता है जो राष्ट्रपति की योग्यता की बात करता है। ओके, ठीक है। तो यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको लगा होगा कि यह वीडियो में रियली में इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, जो भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो या जो भी भारत के नागरिक जानना चाहता हो राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के अनुच्छेदों के बारे में, तो उनके पास भेजें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।